हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग पीसफुली आराम से वो वेडिंग रूम वाले में सो रहा होता है और वांगजी उसके बेड के पास खड़ा होकर के उसे घूर रहा होता है। उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक बन रहा था और उसे देखते हुए कहता है, तुम इसे कैसे बचा सकते हो। हाँ, तुम इसे कैसे बचा सकते हो, बताओ मुझे। तुम मेरे सिर से होकर के तुम्हें आज इसे बचाना है। फिर से नहीं विंग, फिर से नहीं। और ये सारी बातें ना वांगजी बोल रहा था डबल वॉइस में, मतलब वांगजी के वॉइस में एक और वॉइस थी, वो सभी चीज़ों को बोल रहा था। उसके बाद वांगजी जो उस सोल के साथ जद्दोजहद कर रहा था, वो अपने आप को रोकना चाहता था, लेकिन जो सिफू का सोल था वो विंग के करीब बढ़ता जा रहा था। वो अपने हाथ को बढ़ा करके विंग के नेक तक ले आया हुआ था। वांगजी का अल्फा जो कि उसे रोक रहा था अंदर से, वो उसे करने नहीं दे रहा था। अभी वांगजी के अल्फा और उस सोल के बीच में फाइट हो रही थी कि नहीं, वो विंग को हार्म नहीं कर सकता। विंग तब तक करवट लेकर सो चुका था। उसके बाद वांगजी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है एंड देन वापस आके अपने बेड पे लेट जाता है। अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी उस सबको लॉक कर देता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह, हालांकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ सीन बना नहीं था, ना ही सेक्स हुआ था, ना ही कुछ भी हुआ था, लेकिन मॉर्निंग में 11 बजे तक दोनों में से कोई नहीं जाग पाए थे। विंग जो कि पूरा दिन जो कुछ भी उन लोगों का रिचुअल्स था वो सभी चीज़ें परफॉर्म करने के बाद वो थका हुआ था शादी के बाद से, और वांगजी रात को देर रात तक जागा था। उसके ऊपर से वो सोल, वो सभी चीज़ करने के कारण वांगजी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था, जिस वजह से वो दोनों अभी तक 11 बजे तक सोए हुए थे। सबको लग रहा था कि इन दोनों के बीच में हॉट नॉट तो हुआ ही होगा, बट ओनली फॉर सियंग को पता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सियंग एक सांप था, आई मीन ड्रैगन था, और वो दूर तक हर चीज़ को देख और सुन सकता था। अगर ऐसा कुछ होता तो सियंग को पता होता। ऊपर से अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती अच्छी तो मान सकता था एक पल के लिए इंसान की, हाँ सब सही होगा और ऐसा कुछ होगा, बट सियंग को पता है कि हालात क्या हैं। वहाँ पे जितने भी डिस्पल्स काम कर रहे थे उन सबको आश्चर्य के साथ साथ में हंसी और मजाक दोनों चल रहा था वहाँ पे, कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि हांगनजून इतने देर तक सो रहे हैं, वरना हांगनजून तो 5 बजे ही उठ जाते थे और क्लैन के काम में लग जाते थे। ये सारी बातें हो रही थी। हांगनजून की नींद अचानक से 12:30 बजे खुलती है और वो अपने आप को जब देखता है, धूप पूरा सर पे चढ़ गया है और गर्मी बढ़ गई है, तो कहता है क्या मैं इतनी देर तक सो रहा था। वो बोलने के साथ ही वो फटाक से उठ के बैठ जाता है, और वो उठकर जैसे ही वॉशरूम जाने वाला होता है, वो बेडिंग रूम से ही क्रॉस करके जाता। वो विंग को पीसफुली सोता हुआ देखता है तो उसे न जाने क्यों उसकी तरफ वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसे रात वाला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अभी वो उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे ही उसके फेस पे हाथ लगाने वाला होता है, रात वाला सीन वांगजी को वापस से याद आने लगता है। वो अपने हाथ को पीछे खींच लेता है और खड़ा हो जाता है, वॉशरूम चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विंग भी अंगड़ाई लेता हुआ जब सीधा होता है तो उसे लगा जैसे कि मानो उसके पास कोई खड़ा था, पर जब वो देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो कहता है, मैं कैसे भूल गया, वो मेरे पास क्यों आएंगे भला, उन्हें तो मुझे देख के भी नफ़रत होती होगी ना। फिर वो भी अंगड़ाई लेता हुआ उठ के बैठ जाता है और फिर वो ऐसे ही अपनी आंखों को और मुंह को मलते हुए वॉशरूम की ओर जा रहा होता है। जब वो जाता है तो देखता है कि वांगजी पानी में है, पानी वाले बड़े से बाथ टब में जो लकड़ी का बना हुआ था वो उसमें बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ उसके ऊपर हैं। विंग जैसे ही अंगड़ाई लेते करते जा रहा था ना, तो वो देखता है तो वो रुक जाता है और वांगजी उसकी तरफ तिरछा होते हुए देखते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जब कोई हो तो वहाँ नहीं आना चाहिए। विंग बेचारा हमारा शर्मा चुका था। वो कहता है, जी जी जांगफू, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना बोल कर जैसे ही वो जाने वाला होता है, वांगजी कहता है ठहरो। वांगजी की बात सुनकर के विंग रुक जाता है और कहता है जी। वांगजी कहता है हाँ। इतना बोल करके विंग वहाँ जाता और कहता है जी क्या हुआ। वांगजी उसके सामने सीधे खड़ा हो जाता है। वो अभी भी पजामा में था
बट उसके सामने खड़ा होते हुए कहता है तुम नहा लो, मेरा हो गया। इतना बोल करके वांग जी उसमें से बाहर निकल जाता है और बाथरूम डाल करके इनर रूम और सीधे गीले होते हुए वहाँ से वो निकल जाता है, दूसरे रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। विंग बस उसको जाते हुए देख रहा था, उसकी ब्रॉड चेस्ट बॉडी को, उसके बैग को, उन सभी चीज़ों को, हाँ साथ में उन निशान को भी जो उसके ऊपर 33 लेसेस के पड़े थे। तो कहता वो निशान मैं कैसे भूल गया कि हाँ उन्हें उन्हें पनिशमेंट मिली थी। हाँ सियांग को बोलना पड़ेगा दवाई के लिए। और वो उसकी तरफ बढ़ के जा रहा होता है क्योंकि विंग को चिंता हो रही थी वांग जी की। पर फिर वो कहता है मैं चाहूँगा तो वो बुरा मान जाएंगे, पहले मैं नहा लेता हूँ। इतना बोल करके विंग उस जो कुछ भी डेली का रूटीन होता है वो सभी चीज़ें कंप्लीट करके नहा करके अपने सभी कपड़ों को पहन करके जब 5वां लेयर चढ़ा रहा होता है तो मुंह बनाते हुए कहता है यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों शो अप करना होता है लोगों को क्या कि मैं इतनी ज़्यादा कपड़े पहनता और मैं अमीर हूँ। मैं पहन पहन के थक गया और मैं कितना मोटा लग रहा हूँ। ये सारी शिकायतें करता हुआ अंदर में आ रहा था बांधते हुए, और वांग जी उस वेटिंग चैम्बर से निकल अपने रूम दूसरे वाले रूम से निकल कर आ रहा होता है। और इधर विंग दोनों आते ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जैसे ही टक्कर लगती है क्योंकि विंग सीधे उसके चेस्ट पे जाके लगा था, वो अपना सर को मलते हुए कहता आह मुझे लग गई। वांग जी उसे साइड करते हुए कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने से कोई आ रहा है? सो विंग कहता मुझे कैसे पता होगा कि कोई आ रहा है। वांग जी उसके दोनों सैंडलर को ग्रैब करता है जो कि विंग को दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी ने उसे ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था, और दबाते हुए कहता है आइंदा से याद रखना इस रूम में मैं भी रहता हूँ, ये मेरा घर है, समझे तुम? और हाँ ऐसे मॉर्निंग वॉक करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारा सांगफू हूँ। और दूसरी बात बाहर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है, ठीक है ना? विंग चुपचाप से मुंह में नोट कर देता है। उसके बाद वांग जी उसे वैसे ही पकड़े साइड खड़ा कर देता है और ड्रेसिंग मिरर के पास आ जाता है खुद को रेडी करने के लिए। सभी चीज़ें वेयर करने के बाद जब वो सैंडलवुड लगा रहा होता है, वो स्मेल जैसे ही विंग की नाक में जाती है वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है हल्फा। और ये अचानक से उसके मुंह से निकला था। वांग जी उसकी ओर पलटता है तो विंग अपना सर नीचे कर देता है। उसके बाद वांग जी लास्ट में हेड का ब्रॉच और उसके ऊपर से जो पेन लगाया जाता है उससे वो टाई करता है उसको। उसके बाद अपना फोरहेड रिबन बांध रहा होता है। विंग उसके पास आते हुए कहता है क्या मैं बांध दूँ? वांग जी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल करके वो खुद उस रिबन को बांध लेता है और वहाँ से अपने बिचन को लेके चला जाता है। विंग बस उसे जाते हुए देख रहा था, वो थोड़ा मायूस हो गया था। फिर वो खुद वहाँ पे आता है और खुद को प्रॉपर तैयार करता है। जो कुछ भी उसने कपड़े पहने थे उन सभी कपड़ों को वो लेयर को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सियांग और कीसिया दोनों आ गई थी खाना लेकर के। कीसिया आते हुए कहती है राजकुमार आपके लिए मैं ये दवाई, इतना बोलकर वो चुप हो जाती है क्योंकि विंग खूबसूरत तो लग ही रहा था लेकिन साथ में सैड भी लग रहा था। तो कीसिया आते हुए कहती है क्या आप उदास हैं? क्या आपके बीच में सब ठीक है? केसिया समझ पा रही थी तो विंग कहता है नहीं केसिया, मेरे बीच में और हांगनजन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए तुम लोग ज़्यादा मत सोचो। सियांग को पता था इसलिए वो नॉर्मल था। केसिया कहती है सही में गोसू के जेट प्रिंस को मानना पड़ेगा, वो इतने सौम्य स्वभाव के हैं पर इतने कठोर कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अब मुझे तो बहुत गुस्सा और बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, आपके लिए राजकुमार। विंग कहता है हम कर भी क्या सकते हैं। तभी सीएम बीच में बात काटते हुए कहता एक बात बताना तो तुम भूल ही गई हो, आप जल्दी जल्दी ये खा लीजिए फिर हम ग्रेवयार्ड पे चलने वाले हैं। तो विंग कहता है ग्रेवयार्ड? तो कहता आप और जांगजेंग दोनों जाने वाले हैं, वो भी जो गुसू के सेकेंड प्रिंस है, आई मीन कि किंग और क्यून के ग्रेवयार्ड पे हम जाने वाले हैं। विंग कहता ठीक है। इतना बोलकर जो खाना लाया गया था पहले तो विंग वो देखता है, फिर उन दोनों को देखता है। तो केसिया कहती मैंने बनाया है, इसमें है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, यूनमी के जैसा खाना तो आपको मिल नहीं सकता। बेचारा विंग हमारा वो खाता है, उसमें नमक मसाले सारे ठीक लग रहे थे पर देखने में पूरा ब्लाइंड लग रहा था, उबला हुआ टाइप से। जैसे तैसे करके विंग खा लेता है
खाना जब उसका हो जाता है तो वो सभी चीज़ें रखने के बाद विंग वापस से सभी चीज़ों को पहनता है और अपने ऊपर एक बहुत बड़ी कैप लगा लेता है, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और अभी जस्ट वेड हुआ है उसका, मतलब शादी हुई है, तो ऐसे किसी के सामने नहीं जा सकता था। इसी वजह से वो बहुत बड़ी कैप लगा लेता है जो कि पूरे चारों तरफ से एक पर्दे जैसा रहता है। उससे लगाने के बाद वो बाहर आता है। केसिया और सियंग भी उसके साथ चल रहे थे। वांगजी उधर से विंग को लेने ही आ रहा था। वो जब देखता है कि वो आ रहा है तो वांगजी वापस से पलट जाता है और पलटते हुए कहता है, चलो हमें जाना है। इतना बोल करके वो जाने लगते हैं। सीचेन और वांगजी आगे आगे चल रहे थे और लैन से क्लैन के संबंधित बातें कर रहे थे। वहीं जियांगचेंग और विंग साथ में था। जियांगचेंग के साथ भी वहाँ पे जिया और रिया दोनों वहाँ पे उनकी दासियाँ थी, वो थी, और विंग के साथ में कीसिया और सियांग था। वो चारों एक साथ थे और जियांगचेंग और विंग एक साथ ऊपर चढ़ रहा था। अब वो पहाड़ी रास्ता था जहाँ से उसे होकर ऊपर जाना था। विंग और जियांगचेंग थक चुके थे क्योंकि वो ओनली फॉर सड़कों पे चला करते थे, ना कि ऐसे पहाड़ी वाले रास्तों पर। विंग मुंह बनाते हुए कहता, मैं थक गया हूँ जियांगचेंग, और कितनी दूर है और कितना चढ़ना होगा हमें, ऊपर से इतने सारे कपड़े मैं पहन पहन के थक गया हूँ, और ऊपर से ये चढ़ाई मुझे अब और नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ। इतना बोलकर जैसे वो स्लीप करने वाला होता है वैसे ही वांगजी तुरंत उड़ करके उसे जा करके बैक से हक कर लेता है। मतलब उसे हवा में वो लटका हुआ था विंग, बट विंग वांगजी ने विंग को पकड़ा हुआ था और सभी लोग मुंह फाड़े उसे देख रहे होते हैं। विंग और वांगजी जब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो जियांगचेंग सबकी डे ड्रीमिंग को तोड़ते हुए कहता, आ विंग। तो विंग कहता, हाँ हाँ। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। ये सुनना था तो जियांगचेंग को और सीचन दोनों को सदमा लगता है कि विंग क्या राजकुमार बोल रहा है अपने जांगफू को। फिर वांगजी गुस्से में दांत पीस रहा होता है। विंग समझ गया था, वो कहता, माफ़ करिए जांगफू। उसके बाद वो लोग फिर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जब सब ऊपर चढ़ गए थे, विंग और जियांगचेंग साथ में उन चारों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी। जियांगचेंग तो मतलब अपने कमर को पकड़े हुए था और वो कॉस कर रहा था मन में, सच में ये गुसू वाले लोग पहाड़ों पे क्यों रहते हैं मुझे समझ नहीं आता, और पहाड़ों पे कौन रहता है, क्या रोज़ इतना चढ़ाई करना होता होगा। और विंग जो कि उसके पैरों में दर्द हो रहा था, बट फिर भी वो जैसे ही ऊपर आता है वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड बोल सकते हैं। नीचे से चढ़ के आने में ऐसा नहीं था कि पहाड़ था, सीढ़ियाँ जैसा बना हुआ था और वो लोग उस पर चढ़ चढ़ के आ रहे थे। लेकिन हम जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है और हमारी सांसें फूलना शुरू हो जाती है और बॉडी में थकान ज़्यादा होता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट काम करते हैं। इसी वजह से इन लोगों की हालत इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। जो कि हमारे गुसू के दोनों जेट प्रिंस सीचेन और लान वांगजी पहाड़ों में रहते आ रहे हैं। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और वो इस इन्वायरमेंट में रहने के आदी हो चुके होते हैं और वो आराम से रह सकते थे। इसी वजह से वो लोग जब चढ़ाई करते हैं तो ब्लड बॉडी में दौड़ना शुरू करता है और ब्लड गर्म होता जाता है, जिस वजह से पहाड़ों के में रहने वाले लोग आसानी से ऊपर की चढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन हम लोग जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को पहाड़ी वाली जगह पे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। आई होप मैंने आपके डाउट को क्लियर किया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग जब उस जंगल को देखता है, उस सारे सीन को देखता है, उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वो बढ़ता जा रहा था जैसे मानो कि वो इस जगह से वाकिफ़ हो। वो अचानक से उन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और वो बढ़ते हुए उसी ग्रेवयार्ड पर आते हुए जब देखता है कि वहाँ पे 2 ग्रेवयार्ड बने हुए थे, वो वहाँ खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। पहले तो वो उन दोनों ग्रेवयार्ड को देखता है, देन इन दोनों जंगलों को देखता है और फिर अपने आप ही धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा रिश्ता है मेरा इस जगह से। ये जगह मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर उसे कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं जहाँ पे 2 लोग आपस में तलवारबाजी कर रहे थे। तलवारों की टंकार, किसी की हंसी, किसी की मजाक और किसी का गुस्सा उसे सुनाई दे रहा था। कोई कह रहा था, रुको मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कोई कह रहा था, मुझे पकड़ो तो पहले, फिर मुझे मत छोड़ना तुम। और वो दोनों इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह कूद रहे थे। ये सारा सीन पता नहीं क्यों विंग को जाना पहचाना सा लग रहा था।
वो उस सब को देख रहा था। तभी वांग जी वहाँ आते हुए कहता है, अब अगर घूरना हो गया हो तो पहले हम जिसके लिए आए हैं वो कर ले। इतना बोल करके वो विंग को अपने पास करीब खींचता है। विंग वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। फिर केसिया सारे फ्रूट की टोकरी देती है। तो पहले वो लोग फ्रूट रखते हैं, फिर 3-3 अगरबत्ती को जला के उसमें घोंप देते हैं। फिर वो लोग जो वाइन मदरा लाए हुए थे, ऐसे तो घुसू में वाइन पीना मना है पर मरे हुए लोगों को वही दी जाती थी, तो वो जो लाए हुए थे वो 2 प्यालों में भर के वहाँ रख देते हैं। फिर चारों जोड़े वहाँ पे बैठ के अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद खड़े हो जाते हैं, फिर ग्रीड करते हैं। विंग कहता है, मैं नहीं जानती कि मेरा क्या रिश्ता है यहाँ से, पर मैं आपकी बेटी से मेरी शादी हुई है। वो मेरे अल्फ़ा और मेरे जांगफू दोनों हैं। आज से आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शादीशुदा लाइफ बेहतर और बेहतर बनती जाए। इतना बोल करके विंग वापस से ग्रीड करता है और जब वो मुड़ता है जाने के लिए तो उसके पैर स्लिप हो जाते हैं और वो जैसे ही गिरने वाला होता है, सियंग और वांग जी दोनों उसे बचाने आते हैं। और एक तरफ से वांग जी ने विंग को ऐसे पीछे से वापस से होल्ड किया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सियंग ने विंग को पकड़ा हुआ था। हालांकि सियंग एक बीटा था, बट फिर भी वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से से सियंग को घूर रहा होता है। सियंग भी जानबूझ करके विंग को वांग जी के केज से खींचते हुए सीधे खड़ा करता और कहता है, मास्टर वे आप ठीक हैं? वांग जी विंग को अपनी ओर खींचता है, उसके शोल्डर को पकड़कर अपनी ओर आगे से ही पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, वो ठीक है, वो कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है, शायद तुम भूल गए हो। हाँ। सियंग उसकी बातों को अवॉइड करते हुए कहता है, अगर आप थक गए हैं तो मैं आपको अपने ऊपर बैठा लूँ, आप चलेंगे? विंग कहता है, हाँ मैं थक गया हूँ, मुझे जाना है यहाँ से। केसिया चलो। इतना बोलना हुआ ही था कि जो सियंग था वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन में परिवर्तन हो जाता है। वो जब बहुत बड़ा बन जाता है तो जियांगचेंग तो उसको आंखें फाड़ कर देख ही रहा होता है और जैसे वो पीछे जाने वाला होता है वो सीधे सीचन से टक्कर खाता है। सीचन कहते हैं, क्या तुम उसे पहली बार देख रहे हो? जियांगचेंग हाँ में नोट कर देता है। उसके बाद वो जो सिल्वर कलर का जो ड्रैगन बना था सियंग, विंग और केसिया दोनों उस पर जाकर बैठ जाती है और सियंग उसे हवा में फ्लाई करके ले जा रहा होता है। विंग कहता है सियंग से, सियंग मुझे गोसू देखना है, पता नहीं क्यों पर कुछ तो अजीब लग रहा है मुझे। उसके बाद वांग जी उन दोनों को जब जाते हुए देखता है, बिना अपने भाई को कुछ बोले वो भी सीधे नीचे नीचे उतर के जा रहा होता है। सीचन कहता है जियांगचेंग से, लगता है इन दोनों के बीच में अभी भी अनबन चल रही है, पता नहीं कब ठीक होगा। जियांगचेंग कहता है, मुझे लगा ही था। विंग भी ऐसे ही कुछ कर रहा होता है, कुछ कर रहा था। क्या ये दोनों खुश रहेंगे? सीचन कहते हैं, आई होप सो। हम और कर भी कह सकते हैं जियांगचेंग, पर हाँ उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। जियांगचेंग और वो सीचन दोनों वापस से अपने माता पिता को ग्रीट करते हैं एंड देन वहाँ से वो दोनों नीचे उतर के आ रहे होते हैं। वांग जी जब नीचे उतर के आ रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को पीछे किए हुए था और उतरते हुए आ रहा था। उसकी आंखें चेंज हो रही थी। अब वांग जी समझ पा रहा था कि इसके ऊपर वो सोल वापस से हावी हो रही है। इससे पहले कि कुछ और हो वो वहाँ से सीधा नीचे उतरते हुए आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा सियंग था वो उसे बैठा के ले जा रहा था और वापस विंग के कहने पे उसे घुमाना शुरू करता है। विंग हर चीज़ को देख रहा था, समझ रहा था। पूरा का पूरा गोसू ऊपर से इतना ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था कि मानो बर्फ़ की वादियों में छोटे छोटे गोले बने हों, क्योंकि घर के ऊपर छोटे छोटे गोले थे ऐसे। और दिन में मौसम थोड़ा गर्म रहता था पर रात का मौसम ठंडा रहता था। ये बातें तो विंग को समझ में आ गई थी। वो सभी चीज़ों को देख रहा था। तभी वो उड़ते हुए एक स्तंभ के पास जाता है जहाँ पे जो हमारा सियंग था वो नहीं जा पा रहा था और वो एक सीमित दायरे के बाहर खड़ा था। विंग कहता है, वहाँ क्या है? तो वो कहता है, पता नहीं वहाँ क्या है पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, हमें यहाँ से जाना होगा। इतना बोल करके सियंग वापस चला आता है। विंग बार बार उस स्तंभ को देख रहा था। उसे फील हो रहा था कि एक असीमित दायरे तक वहाँ पे पूरा सुरक्षा कवच लगाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।